तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा। और आप दिसंबर 2024 को टारगेट करें तो प्लीज़ चैनल पे जाके विजिट करें, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्पफुल मिलेगा। तो आज की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अजम्पशन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक अजम्पशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे पार्ट 2 हो चुके हैं जिसमें हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या हमें ज़रूरत है पढ़ने की, या फिर किसी और मेथड से भी हम कर सकते हैं, उसके PYQs। अगर यूजीसी इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें किस तरह के PYQ बने हैं आपके आपके PYQ 2018 से हमने एनालाइज करे हैं, क्योंकि इकोनॉमेटिक्स का वेटेज बहुत बढ़ चुका है। देखोगे तो इकोनॉमेटिक और स्टैट वाली यूनिट से 15-15 क्वेश्चन उठा उठा के दे रहे हैं और ये बहुत डिटेल में दे रहे हैं। तो इसलिए एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ देखिए OLS से ही इतने सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हमने देखे हैं। OLS क्या होता है, उसमें मोस्टली यही होती है कि OLS की कौन सी प्रॉपर्टी है एंड कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने देखा था कि क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ना चाहिए। फिर उसकी हमने पहली अजम्पशन कर ली थी। पहली अजम्पशन है हमारी लीनियरिटी इन पैरामीटर, मीन्स रिग्रेशन मॉडल में आपके जो पैरामीटर्स हैं वो लीनियर होने चाहिए, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, एक्स आपकी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए और वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपकी एरर टर्म से। ठीक है। तीसरी अजम्पशन है हमारी, जो मीन वैल्यू आनी चाहिए डिस्टर्बेंस एरर टर्म की, या फिर डिस्टर्बेंस की मीन वैल्यू आपकी ज़ीरो आनी चाहिए। मीन्स जितने हर यूनिट, हर पॉइंट पे, हर डाटा सेट पे आपकी जो भी म्यू टर्म आ रही है उसका अगर मीन निकालें तो वो आपका एंड में ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, ये अजम्पशन थर्ड कहती है। एंड अजम्पशन 4 क्या है कि होमोसिडासिटी होनी चाहिए, मीन्स वेरिएंस हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। हर पॉइंट पे जो आपका वेरिएंस आ रहा है वो दूसरे पॉइंट डाटा सेट पे भी आपका वेरिएंस वो ही आना चाहिए, आपका स्प्रेड इक्वल होना चाहिए। ये देखिए होमोसिडासिटी का ये हमारा सैंपल का एस्टीमेट निकाला है, ये हमारा पॉपुलेशन का एस्टीमेट है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा एरर टर्म होता है। एंड हर पॉइंट पे, मीन्स हर गिवन एक्स आई पे आपकी एरर देखिए इतनी ही आ रही है, एंड X2 पे भी आपकी ये इतनी ही आ रही है, X3 पे भी आपकी सेम है। तो ये क्या है, आपकी होमोसिडासिटी है। वहीं देखिए हेटरोसिडासिटी में X1 पे आपका एरर इतना है। ठीक है। फिर आप X2 पे देखोगे तो ये आपका इतना बढ़ चुका है X1 से। ठीक है। फिर X3 पे देखोगे तो ये यहाँ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, मीन्स डेविएशन है हर पॉइंट पे। आपका जो स्प्रेड है वो इक्वल नहीं है, या तो कम है या ज़्यादा है। तो ये आपकी हेटरोसिडासिटी की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, पर हमारा अजम्पशन है कि होमोसिडासिटी होनी चाहिए। फिफ्थ अजम्पशन थी कि नो ऑटो कोरिलेशन, मीन्स जो एरर टर्म है, जैसे कि X1 पे आपने एरर टर्म निकाली आपकी सपोज 10, तो X2 पे जो आपका X2 सैंपल होगा उस पे आपकी एरर टर्म 10 नहीं आनी चाहिए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, या एरर टर्म 11-12 भी नहीं, मीन्स ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसका कोई भी पैटर्न ना बने। ना ही पॉजिटिव पैटर्न बनना चाहिए, ना ही नेगेटिव पैटर्न, मीन्स ना तो ये लीनियरली आप देखोगे तो ये ना तो ऐसे जाना चाहिए, एक सेकेंड, आपका पैटर्न ना तो ऐसे बनना चाहिए एरर टर्म का, ना आपका ऐसा बनना चाहिए, नहीं आपका ऐसा बनना चाहिए। मीन्स आपका एक पैटर्न जो है डेफिनेट नहीं बनना चाहिए। ये आपका जो स्प्रेड है वो आपका अनइक्वल होना चाहिए एरर टर्म का। ठीक है, मीन्स अनइक्वल अनइक्वल नहीं, स्प्रेड इक्वल होना चाहिए, बट पैटर्न नहीं शो करना चाहिए। ना पॉजिटिव, ना कोरिलेट, ना नेगेटिव। आपका स्प्रेड जो है, कभी आपका नेगेटिव साइड ज़्यादा है तो कभी पॉजिटिव, आप ऐसे लगा लिए स्प्रेड आपका जैसे सर्कल में हो गया, कोई ट्राइंगल वगैरह, मीन्स कोई कुछ बता ही नहीं रहा। जैसे कि यहाँ देखिए पहली एरर टर्म हमारी +2 आ गई है, फिर दूसरी हमारी -2 आ गई है, फिर हमारी तीसरी -1 आ गई है। मीन्स ये क्या है, कोई भी पैटर्न शो नहीं कर रहा। पैटर्न क्या शो करेगा, आपकी +2 मीन्स ये आपकी लीनियर बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव पैटर्न शो कर रहा है, एंड नेगेटिव में कैसे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 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 आना चाहिए। ठीक है, ये माइनस आना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव पैटर्न शो करेगा। मीन्स आपकी एरर टर्म क्या है, एक दूसरे से आपस में
अनकोरिलेटेड होनी चाहिए, मीन्स कोई भी कोरिलेशन या फिर रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 10 है, 10 के बाद 11 हो गई है तो तीसरी शायद 9 हो जाए, और 11 के बाद 12 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10, 11, 12 एक लीनियर लाइन फॉर्म कर देंगे, ये अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, तो ये पैटर्न शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं होना चाहिए, ये अजम्पशन है। तो आज ये इतनी ही कर रही थी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में। आज हम क्या करेंगे, अपनी 6th अजम्पशन को देखेंगे। 6th अजम्पशन क्या कह रही है, एक सेकेंड। सो हमारी जो 6th अजम्पशन है वो है कि the number of observations must be greater than the number of parameters to be estimated. आपको क्लियर दिख रहा है ना, ये नंबर मीन्स ये क्या कह रहा है कि जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, आपके मॉडल में जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो क्या हैं, आपके ग्रेटर होने चाहिए, किससे, नंबर ऑफ पैरामीटर से, जो आपको एस्टिमेट करने हैं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है, इकोनोमेट्रिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े, तो आपको शायद ये पता नहीं होगा पैरामीटर्स क्या होते हैं। बट आपने अगर सीरीज़ से आपने हमारी सीरीज़ देखी इकोनोमेट्रिक्स फॉर बिगिनर या फिर यूजीसी नेट की, तो उसमें एक एक टर्म को बहुत अच्छे तरह से बताया है शुरू से ही। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ योर डाटा सेट, जो भी आपका डाटा आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, जो भी आप अपना सैंपल ले रहे हो, वो उसमें जितने भी नंबर ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो वो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। और ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो आपको एस्टिमेट करने मीन्स जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करने अपने ऑब्जर्वेशन में, आपके मॉडल में, वो आपके पैरामीटर्स हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे बहुत अच्छे तरह से ऑब्जर्वेशन और पैरामीटर्स के भी यहाँ पे स्टेटमेंट है, वो आपको ईजिली समझ आएगा। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट है। अगर आपको नोट बनाने तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे 6th अजम्पशन। 6th अजम्पशन के बाद नंबर ऑफ पैरामीटर ऑब्जर्वेशन क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर से। बट इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इतना डिटेल में है, वरना आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है अब तक जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं। पर आगे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे उसके लिए डिटेल में आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए डिटेल में इतना डिटेल में आया कि कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा फॉर यूजीसी नेट, वैसे तो है। ठीक है, अजम्पशन 6 क्या कहते हैं, अजम्पशन 6 स्टेट दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एन से डिनोट करते हैं, मस्ट बी ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ पैरामीटर। जो आपके मॉडल में पैरामीटर्स हैं उससे ज़्यादा होने चाहिए आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपकी अजम्पशन 6 कह रही है। मीन्स ऑल्टरनेटली अगर हम दूसरे तरीके से देखें, मीन्स दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके ग्रेटर होने चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए, किससे, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से। जो आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं आपके मॉडल के, उससे भी ज़्यादा होने चाहिए, या फिर आप अपने पैरामीटर से ज़्यादा कर लिए, एटलीस्ट आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये क्या कहती है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं जो खुद को ही एक्सप्लेन करें, जिनको किसी और की ज़रूरत ना हो, मीन्स वो किसी और की बेस पे नहीं हो रहे हैं डिसाइड। जैसे कि आपका डिमांड एंड प्राइस, आपका प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है हमेशा, तो यहाँ पे प्राइस क्या है, वो खुद को ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो गया। अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल देते हैं, एंड आपका ये डिक्रेसर भी हो जाता है, एंड आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल भी होते हैं। ये कुछ मेन कीवर्ड्स हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, इनको नोट करिए, ये आपकी फर्स्ट वीडियो में भी लिखे हुए थे। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जर्वेशन होते क्या है डिटेल में। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन इज, दीज आर दी डाटा पॉइंट्स, ये आपके डाटा पॉइंट्स हैं जिसको आप कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सर्वे 100 पीपल, आपने क्या है 100 पीपल का सर्वे करा, आप गए बाहर, आपने 100 लोगों को पकड़ा, उनका सर्वे करा, उनकी इनकम पूछी कि इनकम कितनी है और उसमें से वो कितना खर्च कर रहे हैं, उनकी स्पेंडिंग एवरेज। जैसे कि अगर 100 इनकम है तो आपने पूछा कि आप भैया कितना खर्च कर रहे हो, उसने बोला 90, तो यहाँ पे वो क्या है, उसका 90% वो खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही आपने 100 बंदों से पूछा, 100 लोगों से पूछा, तो यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी होगी,
जो आपने जिन से पूछा है, जितने बंदों से, जितने लोगों से पूछा है, वो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए। उन लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये आपका एन हो गया, दैट इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? आई होप ऑब्जर्वेशन क्लियर होगा। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये दीज आर दी कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट होते हैं आपके। कोफिशिएंट ही पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको एस्टिमेट करना है, मीन्स फाउंड करना है आपके रिग्रेशन मॉडल में। आपने एक रिग्रेशन मॉडल बनाया है, उसमें आपके कोई कोफिशिएंट होंगे जिनको आपको फाउंड करना है, जिसके लिए आपने रिग्रेशन मॉडल को बिल्ड कराया है। तो वो ही आपके क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि बीटा नॉट, बीटा नॉट आपका कौन सा पैरामीटर होता है? इंटरसेप्ट पैरामीटर होता है। एंड बीटा वन, बीटा टू, सच दैट बीटा के आपने के इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये आपका वेरिएबल हो जाएगा। आपको जो वैल्यू पुट करनी है, जहाँ तक करनी है, आप कर सकते हो। ठीक है, एंड बीटा वन से लेके आगे जितने भी होंगे वो आपके क्या बताएंगे? स्लोप बताएंगे आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। सिर्फ बीटा नॉट ही आपका इंटरसेप्ट होगा, आगे जितने भी बीटा वगैरह होंगे ये आपका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप किसका? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं एक। सपोज इमेजिन यू हैव अ डाटा सेट, आपके पास एक डाटा सेट है, सिर्फ एक ही पेयर है आपके पास डाटा सेट में। ठीक है, ओनली वन पेयर है, ओनली वन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें एक पेयर ही ऑब्जर्वेशन, जिसमें एक टर्म आपकी वाई है एंड एक एक्स है, और वाई की वैल्यू उसमें क्या है? 4 है, एंड एक्स की वैल्यू आपकी 1 है। ठीक है, ये क्या होगी? आपकी सिंगल ऑब्जर्वेशन होगी। आपको क्या फाइंड करना है? आपको बीटा नॉट फाइंड करना था। यहाँ पे देखिए बीटा नॉट एंड आपको बीटा वन और जितने भी आपके। ठीक है, ये वाली लीनियर इक्वेशन देखिए, ये आपका इक्वेशन है पूरा का पूरा। यहाँ पे आपकी वाई क्या है? इंडिपेंडेंट है। बीटा नॉट आपका इंटरसेप्ट हो गया, एंड बीटा वन आपका क्या हो गया? स्लोप हो गया एक्स का। एक्स क्या है आपका? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का स्लोप। तो यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड करना था? दैट इज़ बीटा नॉट एंड बीटा वन। तो ये आपके दो पैरामीटर्स हो गए जिनको आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर है, तो यहाँ पे आपके क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी? लेस होगी आपकी नंबर ऑफ पैरामीटर्स से। यही आपका लिखा है, फॉर दिस सिंगल ऑब्जर्वेशन वी नीड टू एस्टिमेट टू अननोन पैरामीटर्स। हमें दो अननोन पैरामीटर्स फाइंड, दो अननोन पैरामीटर्स फाइंड करने थे, डैट इज़ बीटा वन एंड बीटा टू। हाउएवर विद वन डाटा पॉइंट, सिर्फ एक ही डाटा पॉइंट से हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा आपका एस्टिमेट करना बोथ पैरामीटर्स को। दोनों पैरामीटर्स हम नहीं एस्टिमेट कर पाएंगे, इसलिए वी नीड एटलीस्ट टू पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसलिए हमारे पास कम से कम दो ऑब्जर्वेशन होने चाहिए थे। मीन्स वाई की कम से कम दो वैल्यू होनी चाहिए थी एंड एक्स की भी दो वैल्यू होनी चाहिए थी। उससे हमारे क्या है? दो डाटा सेट बन जाते। एटलीस्ट हम उन्हें बीटा वन एंड बीटा टू, दैट इज़ बीटा नॉट एंड बीटा वन की वैल्यू को एस्टिमेट कर पाते। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन अभी बता दी है। ये आपकी लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। इसमें बीटा आपका इंटरसेप्ट है एंड बीटा वन स्लोप है। ये दोनों आपके पैरामीटर्स हैं, तो इसमें क्या है? दो पैरामीटर्स हो गए। आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होगी ऑब्जर्वेशन की? एटलीस्ट टू ऑब्जर्वेशन आपको होने चाहिए अगर आपको इस मॉडल के पैरामीटर्स को फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम इसी मॉडल को, लीनियर को, अगर मल्टीपल रिग्रेशन में हमने चेंज कर दिया, मीन्स मल्टीपल एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स हो गए, के एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स हैं, तो आपका इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, इस तरह का रिग्रेशन मॉडल हो जाएगा। कुछ नहीं है, जितने वेरिएबल्स हैं आपके, जितने भी एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स हैं, उनके साथ उनके क्या है? स्लोप ऐड होते गए हैं, और आपका इंटरसेप्ट वैल्यू सिर्फ एक ही होगी। आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि बी के तक हैं, के प्लस वन पैरामीटर्स आपको फाइंड करने हैं। क्यों? क्योंकि के तो जैसे कि बी के में हमने डाल दी है 10 वैल्यू, तो जो बीटा 10 तक हो गया, प्लस में हमारा बीटा नॉट भी है, तो बीटा नॉट प्लस बीटा 10 हमारा 11 हो गया। तो यहाँ पे के प्लस वन हो गया, दैट इज़ 11 पैरामीटर्स। ठीक है, इसके लिए आपको मिनिमम कितने ऑब्जर्वेशन नीडेड होगी? आपके लिए 11 ही, डैट इज़ के प्लस वन ऑब्जर्वेशन की नीड होगी।
अगर आपको पैरामीटर्स फाइंड करने हैं तो। Assumption 6 is fundamental requirement in regression analysis ensure that the number of observation आपके number of observation exceeds the number of parameters to be estimated is crucial, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल। किसी भी मॉडल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो इक्वल होने चाहिए आपके जितने भी पैरामीटर हैं या उससे ज़्यादा होने चाहिए। जनरली रिमेंबर, याद रखिए कि जितने ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा आपका बेटर और रिलायबल मॉडल निकल के आएगा। आई होप ये क्लियर होगा कि कैसे आपके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ़ पैरामीटर से। बेसिक ये था कि आपके ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होने चाहिए आपके जितने भी पैरामीटर्स आपको फाउंड करने हैं। ठीक है, ये 6 असम्पशन आपको क्लियर होगी। 7th पे चलते हैं। 7th आपकी है असम्पशन 7 टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द एक्स वेरिएबल। ये नेचर ऑफ एक्स वेरिएबल के बारे में बात करता है कि एक्स वेरिएबल आपका नेचर कैसा होना चाहिए। सो असम्पशन 7 स्टेट्स दैट द एक्स वैल्यूज़ इन अ गिवन सैम्पल, जो भी आपके सैम्पल थे ऊपर वाले एग्जाम्पल में सपोज हमने 100 सैम्पल लिए थे तो उसमें आपके 100 ऑब्जर्वेशन लिया था, एक सैम्पल लिया है 100 ऑब्जर्वेशन का, उसमें आपकी जो एक्स वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी सेम। मीन्स आपकी क्या है, डिफरेंट एक्स वैल्यू होनी चाहिए किसी एक सैम्पल में। टेक्निकली इसका मतलब दिस मीन्स दैट द वेरिएंस क्या होता है, फैलाव, स्प्रेड ऑफ वायबिलिटी, मीन्स कितनी दूरी तक स्प्रेड है उसका। वेरिएंस मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मीन्स वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ये देखिए ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसमें अगर -2 भी डाला तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 2 टू ज़ 4, मीन्स पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है। तो कभी भी आप वेरिएंस निकालोगे तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही निकल के आएगा। और उसमें क्या है, आपका कोई भी आउटलाइनर नहीं होना चाहिए साथ, मीन्स एक्स वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए फर्स्ट ये कहता है, और कोई भी आउटलाइनर नहीं होना चाहिए। आउटलाइनर मीन्स आपने एक रेंज बनाई है, सपोज़ 1000 से लेके 5,000 तक की आपको इनकम देखनी है, इनकम वाले बंदों को आपने ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो आप कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं रखोगे जिसके आपकी इनकम जो है 10,000 होगी। अब 10,000 वाला इंसान क्या हो गया, यहाँ पे आउटलाइनर हो गया। तो असम्पशन 7 कहती है कि आपका एक्स तो सेम नहीं होना चाहिए फर्स्ट, और उसमें कोई भी आउटलाइनर भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मीन्स नो वैल्यू दैट आर एक्सट्रीमली लार्ज, जो आपके ग्रुप से बहुत ज़्यादा है वो नहीं कंपेयर करनी टू द रेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आई होप ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। मैथमेटिकली एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगेन वो ही कैसा होना चाहिए, y=, ये आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। इसमें ही अगर आप और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स और उनके स्लोप को ऐड करते जाओगे तो ये आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो जाएगा। एंड ये जितनी भी अजम्पशन हमने करी ये अभी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ध्यान में रखते हुए करिए। ठीक है, अगर आपको β1 फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला है, डेट इज़ एक β1 इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन में वेरियंस ऑफ एक्स। कोवेरियंस कैसे कि ये आपका वेरियंस आ जाएगा, देखिए एक्स आई माइनस मीन्स एक्स माइनस एक्स, ये यहाँ पे एक्स बार है, मीन्स एक्स माइनस इट्स मीन वैल्यू एंड वाई माइनस वाई मीन वैल्यू, उनका सम मल्टीप्लाई करके सम अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस एक्स की मीन वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 निकालोगे आप, उसकी फिर मीन निकालोगे, फिर मीन से आप एक्स के हर इंडिविजुअल टर्म को माइनस करोगे, फिर जो उनकी वैल्यू आ रही है उनका सम करके जो स्क्वायर निकालोगे वो आपका वेरिएंस ऑफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नुमरेटर में क्या है, आपका नुमरेटर आपका मेजर कर रहा है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड डिनोमिनेटर आपका क्या मेजर कर रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, अगर एक्स वैल्यू सेम हो जाती है तो क्या होता है, इस एग्जांपल में आपका ये दिखा रखा है, अगर एक्स की वैल्यू सेम हो जाती है
तो आपका जो डेविएशन आ रहा है एक्स का फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा आपका, तो आप बीटा वन को नहीं फाउंड कर पाओगे। तो इस वजह से अगर आप बीटा वन ही फाउंड नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो वेस्ट हो चुकी है एंड आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल आप नहीं सॉल्व करवा रहे। तो इस वजह से आपके क्या है, नेचर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। अगर एक्स आपके इक्वल है, तो उस वजह से आपका क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो आने की वजह से आप बीटा वन नहीं फाउंड कर पाओगे, जो कि हमारा मकसद है निकालना। तो यहाँ पे बीटा वन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। वी कैन नॉट एस्टिमेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ज़ीरो। आई होप ये समझ आया होगा कि ये कैसे ज़ीरो निकला है। इसके लिए एक पूरा न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल में बहुत टाइम लगेगा, बट आपका मेन क्या है, आपको इसमें ये याद है, अजम्पशन सेवन में आपको ये इतना तो नेचर ऑफ एक्स तो नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्स वैल्यू आपके गिवन सैंपल में सेम होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट ऐसे बन के आ सकती है एंड उसमें आउटलाइनर आपका ऐड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो ये दो टर्म आप याद रखेंगे, एजम्पशन सेवन में ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। आपको क्या है, फैमिली की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आपको एस्टिमेट करना है, ठीक है। आप क्या गए, आपने उनकी फैमिलीज़ के पास आपने देखा कि उनके कितने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और कितनी इनकम है। सिनेरियो वन में आपने क्या है, सारी फैमिलीज़ के सेम इनकम वालों को आपने दे दिया, देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। तो इसमें आपका क्या है, डिनोमिनेट जो आपका वेरिएंस था वो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो वन है उसमें वो शो कर रहा है नो वेरिएबिलिटी इन एक्स। वेरिएबिलिटी मीन्स स्प्रेड नहीं है, वेरिएंस नहीं है। तो हम क्या है, डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हाउ चेंज इन इनकम अफेक्ट एक्सपेंडिचर, कि इनकम के चेंज होने से एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क पड़ा है। बिकॉज ऑफ नो वेरिएबिलिटी, कोई भी वेरिएंस ना होने की वजह से आपकी लोगों की इनकम में चेंज ना होने की वजह से, वेरिएंस ना होने की वजह से हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे कि अगर इनकम में चेंज आया है तो उनके एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया है। सिनेरियो टू है, हमने वहीं लिया है कि सबकी इनकम क्या है, सभी फैमिलीज़ की डिफरेंट डिफरेंट इनकम है। डैट इज़ एक्स वन क्या है, एक्स टू के इक्वल नहीं है, एक्स टू एक्स थ्री के इक्वल नहीं है, एक्स थ्री आपके एक्स एन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वेरिएबिलिटी है एक्स में मीन्स वेरिएंस प्रेजेंट है। तो इससे हम क्या एस्टिमेट कर पाएंगे, हम देख पाएंगे कि इनकम के चेंज होने से आपका एक्सपेंडिचर कितना इन्फ्लुएंस हुआ है। तो आउटलाइनर मैंने अभी आपको बता दिया था कि क्या होता है, एक बार और देख लेते हैं। इन आउटलाइनर क्या होता है, आउटलाइनर आर वैल्यूज़ दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डाटा। जो भी आपकी डाटा की रेंज थी उससे हट के कोई भी आपकी डिफरेंट वैल्यू है वो आपका आउटलाइनर हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या होगा, आउटलाइनर कैन डोमिनेट द रिग्रेशन रिजल्ट को डोमिनेट कर सकता है, आपका मिसलीडिंग कंक्लूजन निकाल के दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मोस्टली फैमिली इनकम अराउंड $50,000 लिया है, मीन्स आपने फैमिली इनकम को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और मोस्टली आप 50,000 के आसपास वाली वैल्यू को ही उठा रहे हो, और एक फैमिली आपने ऐसी ले ली जिनकी इनकम $1,00,000 है। तो यहाँ पे आउटलाइनर क्या हो जाएगा, आउटलाइनर की वजह से आपके रिग्रेशन में स्क्यू आ जाएगा, ठीक है। और कॉज क्या होगा, ह्यूमन एरर आ जाएगा डाटा एंट्री में, और क्या हो जाएगा, मिक्सिंग सैंपल फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन। तो अजम्पशन सेवन क्या एम्फेसिस करती है, डैट द वेरिएबिलिटी इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएबिलिटी को दिखाती है, दर्शाती है इन एक्स वैल्यू एंड एब्सेंस ऑफ आउटलाइनर, ठीक है। बोथ आर एसेंशियल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, अगर आपको एक्यूरेट और रिलायबल रिग्रेशन एनालिसिस चाहिए तो। विदाउट विदाउट वेरिएबिलिटी के बिना वी कैन नॉट एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। आप अगर वेरिएबिलिटी नहीं प्रेजेंट होगी तो आप क्या है, रिलेशनशिप ही फाउंड नहीं कर पाओगे एक्स और वाई में क्या आ रही है, और आउटलाइनर आपका क्या है, रिजल्ट ही ख़राब कर सकता है, इनकरेक्ट कंक्लूजन निकाल के दे सकता है। फिर आपकी एक अजम्पशन थी, सेकंड सेकंड अजम्पशन थी, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपकी थर्ड वाली मीन थी ना,
एक्स से रिलेटेड आपकी एक सेकंड अजम्पशन थी जो आपकी बोल रही थी कि एक्स आपका फिक्स होना चाहिए, फिक्स्ड एक्स वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए X, ठीक है। फिक्स एक्स वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो कन्फ्यूज़न होनी तो बनती है, अगर नहीं सुना तो प्लीज़ यहाँ पे अब सुन लेना अच्छी तरह से। ये अजम्पशन 2 आपकी बात कर रही थी फिक्स एक्स वैल्यू की, और अजम्पशन 7 कह रही है कि वेरिएबिलिटी होनी चाहिए एक्स में, मीन्स एक्स इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, अजम्पशन आपको लग नहीं रही एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टेड है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस ये ही है कि आपके अजम्पशन 2 स्टेट्स दैट दी वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्स हमें लेके चल रहे हैं वो फिक्स्ड होना चाहिए आपके रिपीटेड सैंपल में। जो आप सैंपल रिपीट कर रहे हैं उसमें एक्स वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। मीन्स दैट दी एक्स इज़ नॉट अ रैंडम वेरिएबल, मीन्स कोई भी एक रैंडम वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जो आपके इररैंडम होने चाहिए। रैंडम मीन्स आपने कोई भी कुछ भी नहीं उठा लिया। इट नॉट इट कंसिडर बी फिक्स्ड और नॉन स्टोकास्टिक, फिक्स होने चाहिए, रैंडम नहीं होने चाहिए। दिस अजम्पशन सिंप्लीफाइज दैट द एनालिसिस हेल्प इन डिराइविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टिमेटर। ये सिर्फ अजम्पशन 2 बता रही है कि अजम्पशन 2 में हमने क्या अज्यूम करा था कि फिक्स एक्स वैल्यू होनी चाहिए और नॉन स्टोकास्टिक होनी चाहिए। अगर फिक्स भी नहीं थी एक्स वैल्यू तो वो आपकी एरर टर्म से कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। और एक्स असम्पशन 7 में पढ़ा है कि एक्स हमारी क्या होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी सेम होनी चाहिए और कोई भी एक्सट्रीम आउटलाइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सेकंड में हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड एंड रिपीटेड सैंपल मीन्स ये आपका जो सैंपल आपने लिए हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पे सैंपल ले रहे थे एक बार 100 बंदों का, आपने सैंपल लिया है 100 बंदों का, फिर आपने एक सैंपल लिया है 100 बंदों का, ठीक है। वहीं आपने अगेन दूसरा सैंपल लिया है फिर 100 बंदों का, अगेन आपने तीसरा सैंपल लिया है 100 बंदों का, ठीक है। इसका मतलब है जो कि आपके रिपीटेड सैंपल ले रहे हो ना आप, एक सैंपल लिए, दूसरा सैंपल लिए, तीसरा सैंपल लिए, तो इसमें फर्स्ट वाले में जो आपने एक्स वैल्यू लिए हैं ना 100 बंदों की, वो ही आप दूसरे वालों में 100 बंदों की एक्स वैल्यू लोगे एंड वो ही तीसरे में एक्स वैल्यू लोगे। तो सेकंड अजम्पशन कह रही है कि इन तीनों के एक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेवन्थ अजम्पशन कह रही है कि जो ये 100 बंदों के आपने एक्स लिए हैं ना, 100 एक्स लिए हैं, ये आपस में क्या है, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये वाले एक आपका सैंपल है 100 बंदों का, ये आपकी एक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे है। फिर ये दूसरा सैंपल आ गया, इसमें भी 100 वैल्यू की 100 लोगों की एक्स वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक और तीसरा सैंपल लिया हमने 100 बंदों का, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे आपकी जो थर्ड में एक्स वैल्यू आनी चाहिए वो भी आपकी सेम आनी चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो सेकंड अजम्पशन कह रही है कि इन तीनों की एक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए। मीन्स जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 1 है, 2 है 2 2 है, 3 है 3 3 है। और 7 बोल रही है कि आप जो एक सैंपल आप ले रहे हो उसके अंदर आपकी एक्स वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहीं पे दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अजम्पशन 3 एंड 7 एडस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्स, दोनों ही एक्स की बात कर रहे हैं। ये 3 नेम प्लीज़ जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ पे सेकंड कर लेना, सेकंड अजम्पशन में हमने बात करी थी, क्योंकि इन रिग्रेशन एनालिसिस अजम्पशन 3 डील्स विद द फिक्स वैल्यू अक्रॉस रिपीटेड सैंपल, जो आपने रिपीट सैंपल करे उनमें एक्स वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। और अजम्पशन 7 इंश्योर कर रही है कि इनफ वेरिएबिलिटी होनी चाहिए एक सैंपल के अंदर, मीन्स जो है आपने एक सैंपल उठाया उसके अंदर एक्स वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। जिससे कि आपके क्या है कोफिशिएंट क्या हो करेक्टली एक्यूरेटली निकल के आए। तो बोथ अजम्पशन यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं एंड डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। आई होप इतना ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आज हमारा एंड है अजम्पशन का, इतनी ही अजम्पशन है आपकी। एक बार
क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या थे और आप सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में है। तो यहाँ पे आपकी एक पहली स्टेटमेंट है, ज़ीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस यू आई। यू आई मीन्स डिस्टर्बेंस टर्म की ज़ीरो मीन वैल्यू थी। हाँ, ये हमने अजम्पशन 3 में पढ़ा था कि हमारी डिस्टर्बेंस टर्म की क्या है, मीन वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। एंड सेकेंड आपकी है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड द एरर टर्म आर नॉट इंडिपेंडेंट। या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एरर टर्म में कोई इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मीन्स कोवेरियंस नहीं होना चाहिए, आपस में कोवेरिएट होने चाहिए। नहीं, ये हमारी अजम्पशन गलत है। हमको ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो आपकी ये अजम्पशन क्या होती, ठीक हो जाती है। फिर अजम्पशन 3 कह रही है कि होमोसिडासिटी और कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए यूआई में। हाँ, हमने अजम्पशन 4 में पढ़ा था कि आपकी होमोसिडासिटी होनी चाहिए, हेटेरो नहीं होनी चाहिए। अजम्पशन 4 क्या कह रही है कि नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मीन्स यू आई में आपका कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स यू आई और यू जे में आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। दैट्स ट्रू। देयर इज़ मोर देन वन एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक से ज़्यादा लीनियर रिलेशनशिप होने चाहिए, नहीं, एक से ज़्यादा लीनियर रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे हो, उसमें एक ही आपका लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, लीनियरिटी इन पैरामीटर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपकी ए, डी एंड सी अजम्पशन आपकी यहाँ से ठीक होगी, तो आपका आंसर यहाँ पे सी ठीक हो गया। ये देखें, हमने वहाँ पे PYQ एनालिसिस में कर रखे हैं जी, ये सारी चीज़ क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पढ़ के फिर टॉपिक, पहले टॉपिक आइडेंटिफाई कर रहे थे, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हमने आंसर फाइंड करने की कोशिश करी है। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन हैं, आप जाके या तो PYQ क्लास देख लीजिए या फिर फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला देखिए, थोड़ा ये अभी रिसेंट का 2021 का, ये वाला देख लेते हैं। दो ही स्टेटमेंट आई है इसमें, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। वन ऑफ द अजम्पशन अंडर OLS मेथड स्टेट दैट द रिग्रेशन मॉडल क्या होना चाहिए, आपके लीनियर इन पैरामीटर होना चाहिए, दो इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने क्या हेडिंग से पढ़ लिया था कि लीनियर इन पैरामीटर होना चाहिए, बट अगर हम अंदर नहीं पढ़ते तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते थे कि वो वेरिएबल में लीनियर होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हम गलत भी कर सकते हैं, अगर पैरामीटर में लीनियर की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल्स की भी लीनियर की बात कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये वाली अजम्पशन ट्रू है, क्योंकि वेरिएबल्स का हम कुछ नहीं देखते, वो लीनियर हो या ना हो, आपके पैरामीटर से सिर्फ लीनियर होने चाहिए। असम्पशन 2 कह रही है द वेरिएंस ऑफ एरर और डिस्टर्बेंस टर्म इज नॉट सेम रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अंडर OLS। वेरिएंस आपका एरर टर्म में क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा है, हमारा वेरिएंस क्या है, आपका सेम होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द, मीन्स ये जो रिगार्डलेस वाली वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट है ना, ये आपकी वही है, गिवन द वैल्यू ऑफ XI, ठीक है, गिवन एट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ XI। तो आपका मेन ये था कि वेरिएंस आपका सेम होना चाहिए, इस वजह से आपका अजम्पशन क्या है, गलत हो गया है, ठीक है। ये अगेन OLS अजम्पशन में से है दोनों स्टेटमेंट वगैरह। आंसर इसका 3 था कि फर्स्ट अजम्पशन हमारी ठीक है एंड सेकेंड अजम्पशन हमारी इनकरेक्ट है। फिर अगेन ये है, इन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल XI और UI आर अज्यूम टू बी, XI और UI आपकी क्या होनी चाहिए, कोरिलेटेड होनी चाहिए, नॉट कोरिलेटेड, पॉजिटिव कोरिलेटेड, नेगेटिवली कोरिलेटेड। हमने पढ़ा है XI और UI आपस में, या तो ये अजम्पशन पड़ी है सेकंड में, या तो XI आपकी फिक्स होनी चाहिए, अगर फिक्स नहीं है तो इन दोनों में कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए आपका आंसर सेकंड ठीक हो गया, ठीक है। कितने, ये लास्ट वाला है, ये भी देख लेते हैं। Which of the following satisfy the assumption of classical linear regression model? Classical linear regression model को कौन सी assumption satisfy कर रही है? तो regression model क्या होने चाहिए, लीनियर होना चाहिए पैरामीटर में, डेफिनेटली आपके पैरामीटर में लीनियर होना चाहिए। जीरो मीन वैल्यू होनी चाहिए डिस्टर्बेंस की, डेफिनेटली। वेरिएंस क्या है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नहीं जी, वेरिएंस हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। देयर इज़ अ सीरियस ऑटो कोरिलेशन बिटवीन डिस्टर्बेंस टर्म। क्या UI UJ में ऑटो कोरिलेशन पाना चाहिए, नहीं जी, ऑटो कोरिलेशन तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई।
द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। क्या ये आपकी अजम्पशन अभी हमने सिक्स्थ वाली पढ़ी है, याद करिए। आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो आपके एटलीस्ट इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स को जिसको आपको एस्टिमेट करना है। तो इस वजह से आपका ए, बी एंड ई ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे ठीक हो गया। आंसर आपका सेकंड आ गया। अगेन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आंसर 2। देखिए तो हमने सारी अजम्पशन कर ली है। अजम्पशन के बाद हमने क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। आई होप अब तो आपको क्लियरिटी होगी सारे अजम्पशन की, कौन सा क्यों है और क्या लॉजिक है पीछे और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम की बात करेंगे। थ्योरम में आपके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक ओएलएस में अगर आप ओएलएस के एस्टिमेट कर रहे हो पैरामीटर्स को तो उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगेन वैसे ही करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके क्या होती है, टॉपिक को डिस्कस करेंगे बाय वर्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।